हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की यूनिट 4 फैब्रिक एंड अपैरल को कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर नंबर 15 संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे। ये दो वीडियोस में डिवाइड कर दिया गया है, तो आज इसका भाग 1 हम करते हैं। इस भाग को पढ़ने के हमारे मुख्य उद्देश्य क्या हैं? पहला है कि कपड़े और वस्त्र उत्पादों की देखभाल और रखरखाव के महत्व की चर्चा कर सकेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर सकेंगे। अस्पतालों और होटलों में कपड़े की देखभाल और रखरखाव की संकल्पना का वर्णन कर सकेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्पिटल्स एंड होटल्स। इस कार्य के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और विभिन्न उपकरणों और उनके उपयोग को समझ सकेंगे, यानी प्रोसेस एंड वेरियस इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड एंड देयर यूसेज। और लास्ट है हम इसको पढ़ने के बाद यह चर्चा कर सकेंगे कि कैसे एक विद्यार्थी इस क्षेत्र में अपना करियर या जीविका के लिए तैयारी कर सकता है। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले हम जानते हैं कि कपड़े कहाँ-कहाँ यूज होते हैं। परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा पहने जाने वाले परिधानों और विभिन्न प्रकार के गृह कार्यों के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के कपड़ों के विषय में तो हम काफी कुछ जानते हैं, पर इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे विशेष प्रकार के कपड़े होते हैं जो अलग-अलग उद्योगों और संस्थानों में विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लाइड में हमने दिखाया है हॉस्पिटल्स में कितने सारे प्रकार के कपड़े यूज हो रहे हैं। बैंडेजेस, मास्क, यूनिफॉर्म्स जो डॉक्टर्स की, नर्सेस की होती है। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे इंटीरियर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कपड़े, पर्दों के लिए, कारपेट के लिए, फर्निशिंग्स के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत सारी इस्तेमाल होती हैं। इंडस्ट्रियल पर्पसेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वस्त्रों का उपयोग होता है। हीट एंड साउंड इंसुलेशन यानी ऊष्मा और ध्वनि के रोधक होते हैं कपड़े। तो कई सेंटर्स, कई इंस्टीट्यूट्स, कई रिकॉर्डिंग सेंटर्स में ऐसी कपड़ों की जरूरत होती है जहां हमें साउंड प्रूफिंग चाहिए, तो दीवारों पर ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा क्लोथिंग एंड अपैरल तो हम सब जानते ही हैं। तो ऐसे जितने भी विशेष संस्थान में विशेष उपयोग के लिए कपड़ों का इस्तेमाल होता है, वो होते हैं विशेष गुणों वाले कपड़े। अब जो बैंडेजेस, मास्क इत्यादि इस्तेमाल होते हैं, पट्टियों का इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स में, उनके वस्त्र जो कपड़ा इस्तेमाल होता है उनके गुण ही अलग होते हैं और उन गुणों के आधार पर ही उनको विशेष प्रयोग के लिए, उनकी यूटिलिटी के हिसाब से, उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से, उनके यूज के हिसाब से उन वस्त्रों का चयन किया जाता है। और ऐसे विशेष गुण वाले वस्त्रों के लंबे समय तक प्रयोग के लिए बने रहने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम उसका ध्यान रखें, उसकी अच्छी केयर करें, उनको मेंटेन करके रखें, तभी वो लंबे समय तक चल सकते हैं। अब हम आते हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स के बारे में। अब जब हम बात करेंगे वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव की, तो दो पहलू हमारे सामने आते हैं। पहला है कपड़ों को किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति से मुक्त रखना, और यदि उसका प्रयोग करते समय कोई क्षति हुई है तो उसमें सुधार करना। यानी जब हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई डैमेज ना हो पाए, इसलिए उसका ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसे किसी भी क्षति से बचा के रख सके। और दूसरा है हमारा धब्बों और धूल, यानी कपड़े के ऊपर से जितने धूल धब्बे हैं, कोई गंदगी है, उसको हटाने के लिए अपनाई गई विभिन्न विधियों और प्रक्रियाओं के बाद भी कपड़े के रूप, रंग और चमक को बनाए रखना और उनकी बनावट और दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं
को बनाए रखना, यानी देखने में जो विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी और टेक्सचरल गुण हैं उसके, उनको रिटेन करना। वस्त्रों की धुलाई विज्ञान और कला दोनों ही है, यानी केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। हम कहें कि बहुत आसान है वस्त्रों के धोना, बट धुलाई और मेंटेनेंस में भी साइंटिफिक पहलू जुड़े हैं, और आर्ट तो है ही, कितनी खूबसूरती से हम कैसे वस्त्रों की देखरेख करते हैं। तो वस्त्रों की धुलाई विज्ञान और कला का संगम है। स्वच्छ चमकदार स्वास्थ्य के अनुकूल वस्त्र, दाग रहित और कड़क घरेलू लिनन सफल धुलाई या निर्जल धुलाई का परिणाम होते हैं। घर में यदि हम दाग रहित कपड़े देखते हैं, सुंदर कड़क घरेलू लिनन्स नजर आती हैं, नैपकिन्स, बेडशीट्स, कर्टन्स, इवन हमारे अपैरल, हमारे गारमेंट्स बहुत साफ सुथरे अच्छे लगते हैं, तो नजर आता है कि हमारी धुलाई सफल है, या हमने ड्राई क्लीनिंग कराए हैं तो वो भी बहुत अच्छे से हुए हैं। तो वस्त्रों की धुलाई एक विज्ञान और कला दोनों ही है। यह विज्ञान है क्योंकि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों के अनुप्रयोगों पर आधारित है, और यह कला भी है क्योंकि सौंदर्यपरक रुचिकर परिणाम प्राप्त करने के लिए इसके अनुप्रयोग में कुछ कौशलों से संबंधित निपुणता की आवश्यकता होती है। अब फैक्टर्स जिन पे हमारे कपड़ों की मेंटेनेंस डिपेंड करती है, आप जानते ही हैं कि विभिन्न वस्त्रों की देखरेख और रखरखाव उनके रेशों की मात्रा यानी फाइबर कंटेंट, उनके धागे के प्रकार यानी टाइप ऑफ यार्न, उनके वस्त्र निर्माण की तकनीक यानी फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, उनकी सुसज्जा का उपचार यानी किस प्रकार की उस पे फिनिश दी गई है, और उनके उपयोग यानी उसका पर्पस और यूज, इन सब पर निर्भर करता है। आप धुलाई की या लॉन्ड्री की प्रक्रिया, धब्बे हटाने की प्रक्रिया, वाटर का क्या रोल है, साबुन डिटर्जेंट का क्या रोल है, किस कपड़े के लिए किस प्रकार का डिटर्जेंट उपयुक्त रहता है, धुलाई की अलग अलग विधियां, फिनिशिंग के उपचार कैसे करना चाहिए, प्रेसिंग कैसे करनी चाहिए, किस कपड़े पर गर्म प्रेस करने हैं, किस तरह से कपड़ों को प्रेस तह लगाना है प्रेस के बाद, इन सब से तो आप वाकिफ हैं ही, पर इन गतिविधियों के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता होती है। किस किस उपकरणों की आवश्यकता होती है, आइए हम देखेंगे। धुलाई के उपकरण, सुखाने के उपकरण और आयन या प्रेसिंग के उपकरण, इस्त्री या प्रेस करने के उपकरणों की आवश्यकता होती है। चलिए हम पढ़ते हैं अब धुलाई के उपकरणों के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स इसमें हम देखेंगे। धुलाई के उपकरण, वैसे तो घरों में वस्त्रों की धुलाई पहले अधिकतर हाथों से ही की जाती थी, पर आजकल समय की कमी के कारण ऑलमोस्ट हर घर में वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं। वॉशिंग मशीन से पहले जो लोग घर में खुद हाथों से धोते थे, तो बाल्टियां, तसले, चिलमचियां, रगड़ने के तख्ते, थापी, ब्रश, ये सारे उपकरण उपयोग में लाए जाते थे। आज भी छोटे मोटे कपड़े हम हाथ से धो लेते हैं तो ब्रश इत्यादि इस्तेमाल होते हैं, पर बाजार में मुख्य रूप से धुलाई मशीनें उपलब्ध होती हैं जिनके इस्तेमाल से हम वस्त्रों को बेहतर तरीके से और जल्दी भी आसानी से कम श्रम के साथ धो सकते हैं। तो 3 टाइप की वॉशिंग मशीन्स हम देखेंगे, मैनुअली ऑपरेटेड, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। अब इन तीनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सबको मालूम तो होगा, बट थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जो मैनुअल मशीन्स होती हैं यानी हस्तचलित मशीन्स हैं, इस प्रकार की मशीनों में लगभग सारा काम हाथ से ही करना पड़ता है, जैसे डिटर्जेंट और पानी खुद ही डालना है, वस्त्रों को मशीन में घुमाने के लिए खुद ही स्विच ऑन ऑफ करना है, उसके बाद वस्त्रों को पानी में खुद ही खंगालना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है, उसके बाद सुखाने के लिए डालना पड़ता है। तो हर कार्य खुद से हाथ से करना पड़ता है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या अर्ध स्वचालित मशीन्स की बात करें तो ये सामान्यतः 2 टब वाली मशीन्स होती हैं। यह मशीन्स मैनुअल वॉशिंग मशीन के अनुसार ही काम करती हैं, बस इसमें केवल वस्त्रों को खंगालने और निचोड़ने की जो अतिरिक्त सुविधा होती है,
वस्त्र को धोने वाले व्यक्ति को मशीन चलाने के लिए और मशीन तक पानी पहुंचाने का कार्य स्वयं करना पड़ता है। मशीन में आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 टब्स होते हैं और एक में वॉशिंग होती है, वहां से निकाल के कपड़ों को दूसरे ड्रायर वाले टब में डालना पड़ता है और बटन ऑन करके कपड़े ऑलमोस्ट 50 to 60% ड्राई हो जाते हैं। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स या पूर्णतः स्वचालित वॉशिंग मशीन्स की बात करें तो इस प्रकार की मशीन की में नाम मात्र का ही श्रम लगता है, जैसे मशीन में कपड़े डालना निकालना, बस। उसके अलावा मशीन में सारे कार्य सेटिंग द्वारा किए जा सकते हैं। तो इसमें भी फुली ऑटोमेटिक में भी 2 टाइप्स की है, टॉप लोड और फ्रंट लोड। ये आपकी पिक्चर जो है वो हमारी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड दोनों में ही कार्य सिमिलर होते हैं, बस एक इसमें फर्क है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को आप चलते समय बीच में खोल नहीं सकते, टॉप लोड वॉशिंग मशीन को बीच में किसी भी समय खोला जा सकता है। तो इसमें क्या है, मशीन को जल के स्रोत से जोड़ दिया जाता है। पानी को निश्चित ताप पर गर्म करने के लिए, धुलाई चक्र और खंगालने की संख्या के लिए नियंत्रण को एक बार सेट करना पड़ता है। उसमें कपड़े डालकर स्विच ऑन कर दिया जाता है। कुछ समय बाद मशीन में लगे अलार्म का बीप बजने से साफ कपड़े, सूखे कपड़े निकल आते हैं। तो आप वस्त्र के अकॉर्डिंगली, डेलिकेट फैब्रिक्स हैं, नॉर्मल वॉश है, हैवी फैब्रिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप साइकिल सेट कर देते हैं और साइकिल जब पूरी हो जाती है तब बीप बज जाती है, आप वस्त्रों को उसमें से निकाल लेंगे। ऑपरेशंस ऑफ ऑटोमेटिक वॉशर्स यानी स्वचालित धुलाई मशीन के प्रचलन निम्नलिखित प्रकार से होता है। जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के स्टेप्स बता रही हूं कि धुलाई मशीन में कौन कौन से स्टेप्स हैं। हमारा पहला स्टेप आता है जल भरना, यानी पानी को भरना। वस्त्रों की धुलाई की शुरुआत मशीन में पानी भरने से ही होती है। अधिकतर मशीनों में पानी हाथ द्वारा ही भरा जाता है, लेकिन कई मशीन्स जैसे फुली ऑटोमेटिक, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, पानी के सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं और मशीन आवश्यकता के अनुसार पानी ले लेती है। सेकेंड स्टेप आता है हमारा वाटर लेवल कंट्रोल, जल स्तर नियंत्रण। मशीन में कपड़ों को अच्छी धुलाई के लिए वस्त्रों के अनुरूप उचित जल स्तर का होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा कपड़े हैं और पानी कम हो तो धुलाई बेहतर नहीं हो सकती। तो मशीन में जल का स्तर फुली ऑटोमेटिक में आप सेट कर सकते हैं लोड के अनुसार, और सेमी ऑटोमेटिक में आप हाथों से हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। थर्ड है हमारा जल के तापमान का नियंत्रण, यानी टेम्परेचर ऑफ वाटर को भी सेट किया जा सकता है। डायल करो या बटन होता है या पैनल होता है मशीन्स पर, उसके ऊपर टेम्परेचर कंट्रोल सूचक होते हैं और जो टेम्परेचर चाहिए, ठंडे टेम्परेचर में वॉश करना है, गुनगुने पानी में वॉश करना है, तेज तापमान वाले पानी में, उसका चयन करने में सहायता मिलती है आपको इस ताप सूचक से। और वस्त्रों को धोने और खंगालने के लिए जल का तापमान पहले से ही आप सेट कर सकते हैं। सेम भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जनरली क्या होता है, अधिक मैले वस्त्रों को हम हाई टेम्परेचर पे वॉश कर देते हैं। कॉटन्स, लिनन्स, भारी वस्त्र जो हैं हम हैवी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वॉश करते हैं। फोर्थ स्टेप हमारा आता है धुलाई का। धुलाई के सभी मशीनों का एक ही सिद्धांत होता है, यानी धोने वाले घोल में कपड़ों से गंदगी को हटाना, और इसके लिए कपड़ों को निरंतर गतिशील रखना जरूरी होता है। इसके लिए मशीन में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब क्या फंक्शंस होते हैं? 3 फंक्शंस हैं वॉशिंग के प्रोसेस में, धुलाई की प्रक्रिया में। पहला फंक्शन हमारा आता है एजिटेशन, यानी आलोड़न। ये जो फंक्शन है वो ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीनों में प्रयोग होता है। आलोड़क में ब्लेड होते हैं जो एक दिशा में या 2 दिशाओं में बारी बारी से तेजी से घूमते हैं। इससे टब के घोल में धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है और जल जो है, जो पानी उसमें है, वो प्रेशर से कपड़ों को घुमाता है। कपड़े के घूमने के प्रेशर के कारण घर्षण उत्पन्न होता है और धूल और मैल के कण जो होते हैं वो कपड़ों से ढीले होकर पानी या डिटर्जेंट के घोल में आ जाते हैं और रिंस आउट हो जाते हैं। दूसरा प्रोसेस हमारा है स्पंदन का, यानी पल्सेशन।
यह जो फंक्शन है ये भी ऊपर से कपड़े भरने वाली मशीनों में प्रयोग होता है। मशीन में लगे विशेष एक पार्ट होता है पल्सेटर, जिसकी सहायता से कपड़े धोने वाले घोल में ऊर्ध्व दिशा में स्पंदन उत्पन्न किया जाता है। इसके कारण घोल एक या दोनों दिशाओं में तेजी से कपड़ों के साथ घूमता है। कपड़े के वेग पूर्ण तरीके से घूमने से फिर घर्षण उत्पन्न होता है और इसी घर्षण से धूल, मिट्टी, मैल के कण कपड़ों में से ढीले होकर डिटर्जेंट के घोल में आ जाते हैं। तीसरा प्रोसेस आता है हमारा टम्बलिंग का। टम्बलिंग यानी अवपातन। इस फंक्शन का प्रयोग केवल सामने से कपड़े भरने वाली मशीन में ही किया जा सकता है, यानी फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन्स में होता है। टम्बलिंग विधि द्वारा वस्त्रों की धुलाई क्षैतिज अवस्था में रखे बेलनाकार टब में होती है, जिसमें नियमित दूरी पर छोटे छोटे छेद बने होते हैं। जब इस बेलनाकार टब को घुमाया जाता है तो प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े ऊपर तक जाते हैं और फिर धुलाई वाले जल में गिर जाते हैं। पानी का जो लेवल है वो टब में नीचे ही रहता है, वो ऊपर नहीं जाएगा, बट कपड़े जो हैं टब के घुमाने की वजह से ऊपर नीचे होते हैं और प्रेशर से पानी के अंदर गिरते हैं। इसका अर्थ है कपड़े धुलाई के घोल में से गुजरते हैं, ना कि धुलाई का घोल कपड़ों के बीच में से। ठीक है, पहले वाली दो विधियों में क्या हो रहा था, धुलाई का जो घोल है, डिटर्जेंट का घोल है, वो कपड़ों में से गुजर रहा है। इसमें धुलाई का घोल वहीं नीचे की सतह पर है और कपड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो धुलाई की मशीन्स में मॉडल, आकार और उसमें एक बार में धोए जाने वाले वस्त्रों के वजन के आधार पर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा धुलाई के बाद पांचवा स्टेप आता है रिंसिंग का, यानी खंगालना। कपड़ों में से साबुन वाले पानी को हटाकर साफ पानी से खंगालना। तो जो घोल है, धुलाई का घोल है, उसके निकलने के बाद उन्हें अच्छी तरह से खंगालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसे अच्छी तरह से नहीं खंगाला जाएगा तो उनमें से मैल और साबुन इत्यादि पूरी तरह नहीं निकलेंगे, जिसके कारण वह मटमैले से दिखाई देते हैं और उनकी जो बुनावट है वो भी कड़ी कड़ी, हार्ड सी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जल निष्कर्षण, यानी वाटर एक्सट्रैक्शन। वाटर एक्सट्रैक्शन यानी वस्त्रों को खंगालने के बाद उसमें से जितना एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकाल दिया जाता है। धुले हुए वस्त्रों से जल निष्कर्षण 3 विधियों द्वारा किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्पिनिंग, बॉटम ड्रेन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिनिंग एंड ड्रेन। पहला है हमारा स्पिनिंग। स्पिनिंग यानी चक्रण, बहुत तेजी से घूमता है, स्पिनिंग होती है और अधिक गति से चक्रण होने पर एक सेंट्रीफ्यूगल सा फोर्स बन जाता है, जो जल को पहले ऊपर की तरफ धकेलता है और फिर बाहर की ओर फेंक देता है। निष्कर्षित जल को मशीन के में लगे पंप या पाइप के द्वारा मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है। बॉटम ड्रेन यानी तली निकास। जितने हमारे छेद वाले टब वाली मशीनें होती हैं, फुली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक में जिनमें छेद वाले टब हैं, उन मशीनों की धुलाई की प्रक्रिया समाप्त होने पर फिर खंगालने की प्रक्रिया शुरू होती है। वो समाप्त होने पर रुक जाती है और जल जो है, जो पानी है, वो तली में नाली द्वारा बाहर निकल जाता है। निकास जो है, निकास अवधि के अंत में टब ऊपर दिए गए अनुसार चक्रण जो करता है, यानी घूमता है तेजी से, जिससे कपड़ों में से बचा कुचा जल भी निकल जाता है। तीसरा है हमारा कॉम्बिनेशन। चक्रण और तली निकास का जो कॉम्बिनेशन है, कुछ मशीनों में बिना रुके तली से जल निकल जाता है और मशीन के तल से अनावश्यक जल का निकास चक्रण की अवधि में ही होता है, यानी स्पिनिंग भी हो रही है और स्पिनिंग के दौरान बेस में से, तली निकास से, बॉटम ड्रेन से जो थोड़ा बहुत पानी निकलता जा रहा है स्पिनिंग के टाइम कपड़ों में से, वो साथ साथ निकलता जाता है। तो ये दोनों प्रोसेसेस इस वाले फंक्शन में साथ साथ हो रहे हैं। तो ये थे हमारे वॉशिंग मशीन्स के वॉशिंग के दौरान होने वाले ऑपरेशंस। अब हमारी वॉशिंग स्टेप खत्म होता है, धुल गया कपड़ा। अगला स्टेप हमारा आता है, अगले उपकरण जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे सुखाने के उपकरण या ड्राइंग इक्विपमेंट्स। अब सुखाने के उपकरण और प्रक्रिया की बात करते हैं तो कपड़ों को खुले या धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। सबसे प्रचलित विधि भी वही है कि हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं या खुली हवा में सुखाते हैं।
इसके अतिरिक्त व्यापारिक और संस्थागत स्तरों पर, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर वस्त्रों को सुखाने के लिए ड्रायर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम शुष्कक भी कहते हैं। ड्रायर मुख्य रूप से 2 प्रकार से काम करता है। जो पहला प्रकार है वो है ड्रायर द्वारा अपेक्षाकृत कम तापमान की हवा को तेज गति से छोड़ा जाता है। इस प्रकार के शुष्कक में कमरे की हवा मशीन में सामने के पैनल से नीचे से प्रवेश करती है, ऊष्मा के स्रोत के ऊपर यानी हीट का जो सोर्स है उसके ऊपर से प्रवाहित होकर वस्त्रों में से गुजरती है और निकास नली से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार के ड्रायर्स से कमरे का तापमान और ह्यूमिडिटी नॉर्मल बनी रहती है। दूसरा जो है हमारा ड्रायर, वो गर्म हवा धीरे धीरे परिचालित करता है। इसमें जब वायु शुष्कक यानी ड्रायर्स में प्रवेश करती है और गर्मी के स्रोत के ऊपर से गुजरती है, तो इसे ड्रायर के शीर्ष पर स्थित छेदों के माध्यम से एक छोटे पंखे द्वारा खींच लिया जाता है। फैन लगा होता है, उससे खींच लिया जाता है एग्जॉस्ट की तरह, एग्जॉस्ट फैन की तरह। फिर नीचे की ओर वस्त्रों के बीच से गुजरते हुए निकास नली द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। क्योंकि इस प्रकार के ड्रायर्स में वायु की गति स्लो होती है, धीमी होती है, इसलिए निष्कासित वायु में काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी कंटेंट होता है। तो आप देख रहे हो बड़े लेवल्स पे, इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल लेवल्स पे इन ड्रायर्स का प्रयोग होता है। थर्ड हम आते हैं इस्त्री करने या गरम प्रेस करने वाले इक्विपमेंट्स या प्रोसेस पर। आप सबको मालूम है प्रेस करना, हम सब ने घर पे प्रेस की है कभी ना कभी। तो इस्त्री करना क्या है? आयनिंग या इस्त्री करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वस्त्रों पर प्रयोग के दौरान या धोते समय पड़ने वाली सिलवटों को समतल किया जा सकता है। तो प्रोसेस ऑफ स्मूथनिंग आउट रिंकल्स क्रिएटेड विद यूज और ड्यूरिंग वॉशिंग। तो सिलवटों को हटाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिंग हम कहीं भी कर सकते हैं, घर में हमने कोई परमानेंट जगह भी बनाई हो सकती है कपड़े प्रेस करने की, या अस्थायी जगह भी कभी भी कहीं पर भी हमने कर लिया। पर प्रेस करना हमेशा एक समतल सतह पर करना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए सरफेस, बहुत ज्यादा गद्देदार भी नहीं होना चाहिए। हर प्रेस में कैसे प्रेसिंग होती है, नीचे की जो लेयर होती है वो चिकनी मेटालिक लेयर होती है जिसमें वो गर्म हो जाती है, हीट ऑन करने से वो गर्म हो जाती है और ये गर्माहट सिलवटों को हटा देती है। अब कपड़े के रेशे के अनुसार हम गर्माहट के लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। कई होती हैं स्टीम आयरन्स, आपने देखा होगा, जैसे कॉटन इत्यादि कपड़ों पर सिलवटें ज्यादा पड़ जाती हैं, तो इसको थोड़ी सी नमी के साथ प्रेस किया जाए तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ऐसी स्टीम आयरन्स जो प्रेस करते समय कपड़ों को भाप द्वारा नम भी करती रहती हैं, वो इसके लिए बहुत उपयोगी होती हैं। दूसरा स्टेप हमारा आता है प्रेसिंग। अब आयनिंग और प्रेसिंग में क्या फर्क है? प्रेसिंग क्या है? प्रेस करने से पोशाक की बाहों पर, पैंट पर, चुन्नट वाली स्कर्ट में क्रीज डालने में मदद मिलती है। मान लीजिए आपकी ऐसी चुन्नटों वाली स्कर्ट है, तो प्लीट्स को बिठाने में हम उसे दबा कर प्रेस करते हैं। तो प्रेसिंग हमें हेल्प करती है किसी भी चीज के फोल्ड या क्रीज को दबाकर बनाने में। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है रोलर प्रेसिंग की। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़ी बड़ी जगहों पर जब प्रेसिंग होती है तो वो कैलेंडरिंग जिसे कहते हैं, 2 रोलर्स के बीच में से कपड़ा गुजरता है और वो फिनिश होके प्रेस होके निकलता है। वैसे तो आजकल सभी घरों में बिजली से चलने वाली प्रेस यूज होती है, इस्त्रियां प्रयोग आती हैं, पर आज भी अगर हम गली मोहल्लों में अपने कपड़े इस्त्री करने वाले को देते हैं, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं भैया, धोबी वाला भैया या प्रेस वाले भैया जी कपड़े लेके जाते हैं, तो वो कैसी प्रेस यूज करते हैं? इस प्रकार की प्रेस यूज करते हैं। ये जो इस्त्री है वो कोयले से गर्म होती है, ये आपको मालूम है। इसमें एक ढक्कनदार धातु के बक्से की तरह प्रेस होती है जो खुल जाता है, और जब ये खुल जाता है तो इसके अंदर गर्म जलता हुआ कोयला के टुकड़े रखे जाते हैं जिससे ये गर्म रहती है और आसानी से, इसका वजन भी होता है, बहुत नीटली उसे प्रेस कर देती है।
देखरेख और रखरखाव कपड़ों की बात जब हम कर रहे हैं तो वो विभिन्न स्तरों पर होता है, यानी केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स जो है अलग अलग स्तर पे होते हैं। जैसे अभी हमने बात की घर पे भी हम धो लेते हैं, वॉशिंग मशीन्स भी हैं, हमारे स्टेप्स हमने कर लिए, वॉशिंग करी, ड्राइंग करी, आयनिंग या प्रेसिंग कर ली। बट कौन से लेवल्स हम अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो हैं ये 4 लेवल्स। सबसे सिंपल पहला घरेलू धुलाई यानी हाउस होल्ड लॉन्ड्रिंग, दूसरा व्यावसायिक धुलाई घर यानी कमर्शियल लॉन्ड्रिंग, तीसरा ड्राई क्लीनिंग निर्जल धुलाई, या लॉन्ड्री या धोबी घाट, धोबी को दे देते हैं। तो हम इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा वॉशिंग एंड केयर एट होम यानी घरेलू धुलाई। अधिकतर वही कपड़े और वही परिधान घर पर धोए जाते हैं जिनकी दैनिक उपयोग में आवश्यकता होती है या जिन्हें धोने के लिए विशेष श्रम, रसायनों, विधियों और उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। तो बेसिकली घर में हमारे पास ये सारी चीजें जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सब इक्विपमेंट्स होते हैं। ब्लीच होता है, डिटर्जेंट पाउडर है हमारे पास, ब्लूइंग एजेंट्स हैं, ये आयनिंग बोर्ड या प्रेसिंग के लिए बोर्ड दिखाया गया, वॉशिंग मशीन्स होती हैं हमारे पास। अदरवाइज ये देख रहे हैं इस पिक्चर में हम थापी का इस्तेमाल कर रहे हैं कपड़े धोने के लिए और उसको नॉर्मल लेवल पे धूप में सुखाकर कपड़ों को धो दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे कई कपड़े होते हैं जिन्हें धोने, सुखाने और प्रेस करने के लिए अत्यधिक श्रम और स्थान की आवश्यकता होती है, जैसे बड़ी बड़ी चादरें हैं। तो ऐसे कपड़ों को कई बार हम लॉन्ड्री में भी भेज देते हैं। तो जो धुलाई घरों में भेज देते हैं हम कपड़े, उन्हें लॉन्ड्री कहा जाता है। आजकल समय की कमी के कारण, घर पर सभी सदस्यों के कामकाजी होने के कारण कई घरों द्वारा वस्त्रों की धुलाई, इस्त्री और सुसज्जा के लिए व्यवसायी व्यक्ति यानी जिसका ऑक्यूपेशन ही ये कार्य कपड़े धोने का कार्य हो, उसे हम धोबी कहते हैं। तो धोबी की सेवाएं किराए पर भी ली जा सकती हैं। तो ये जो व्यवसायी व्यक्ति है यानी धोबी है, उसकी सेवाएं जब हम किराए पे यानी पेमेंट के लिए पेमेंट करके उसकी सेवाएं हम यूज करते हैं। तो ये धोबी वस्त्रों को धोने या इस्त्री करना, उसको फिनिश करना, इन सब कार्य के लिए घर से ही कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं और काम पूरा होने पर घर पर ही दे जाते हैं। इतना ज्यादा धोबियों का प्रचलन बढ़ चुका है कि कामकाजी महिलाओं को बहुत सुविधा होती है कि हम अपने कपड़े दे देते हैं और फिनिश होके, प्रेस होके कपड़े घर में पहुंच जाते हैं। और ये जो धोबी अपने कपड़े, जो हमारे कपड़े ले जाते हैं और धोते हैं, तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जहां पर ये वॉशिंग होती है, इनके एरियाज होते हैं और इस एरिया को धोबी घाट कहा जाता है। अब हम आते हैं व्यावसायिक धुलाई घर या कमर्शियल लॉन्ड्री पर। कोई भी साधारण धोबी या ड्राई क्लीनर को भी हम अगर कपड़े दे रहे हैं, तो किसी भी 5 स्टार होटल का काम हो, कोई बड़े हॉस्पिटल्स की धुलाई का काम हो, कोई बड़ी बड़ी एकेडमीज हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उनका धुलाई का काम हो, तो ऐसे बड़े संस्थानों का धुलाई का काम छोटे धोबी या छोटे ड्राई क्लीनर्स के बस का नहीं है। तो इसलिए जब वो धुलाई की मांग पूरी नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमारे कमर्शियल लॉन्ड्री हाउसेस या व्यावसायिक धुलाई घर काम में आते हैं। ये व्यावसायिक धुलाई घर जो होते हैं वो विभिन्न विभागों में बटे होते हैं, यानी हर एक पर्टिकुलर सेक्शन एक पर्टिकुलर काम करता है। जैसे धुलाई का अलग सेक्शन होता है, ड्राइंग का अलग होता है, आयनिंग प्रेसिंग का अलग होता है, पैकिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है। कई धुलाई घरों में तो अपने जितने जो उनके संस्थागत ग्राहक होते हैं, जैसे बड़े होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए स्पेशल सेक्शंस होते हैं। और जो छोटे मोटे ड्राई क्लीनर्स भी कई बार कमर्शियल लॉन्ड्री में कपड़े दे जाते हैं धोने के लिए, तो उनके लिए अलग सेक्शंस होते हैं। तो ये जो हमारे कमर्शियल लॉन्ड्रीज हैं, उनमें विशेष रेशे वाले वस्त्रों की, जैसे वुलन्स आ गए या रेशमी वस्त्र आ गए, सिंथेटिक कपड़े आ गए, कंबल आ गए, कालीन हो गए, इनकी अलग अलग ड्राई क्लीनिंग या वॉशिंग के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं। और कई धुलाई घरों में रंगाई, जरी की पॉलिश और ऐसी बहुत सारी जो परिसज्जाएं होती हैं, फिनिशिंग होती है, वो सब भी कपड़ों पर की जाती है। तो धुलाई घरों में धुलाई से पूर्व निरीक्षण, सामग्री को छांटकर अलग अलग करना, उनके पूर्व उपचार जैसे रफू करना, मरम्मत करना, दाग धब्बों को हटाना,
इन सब के लिए भी एक सेक्शन अलग से होता है। इन धुलाई घरों में बड़ी संख्या में कपड़ों को एक साथ धोने के लिए या ड्राई क्लीन करने के लिए पर्याप्त संख्या में बड़े बड़े उपकरण और मशीनें होती हैं। जो लॉन्ड्री इन कमर्शियल लॉन्ड्रीज में जो मशीनें होती हैं उसमें एक बार में 100-100 किलोग्राम के वजन या उससे अधिक भार के वस्त्र भी एक बार में धोए जा सकते हैं। और जबकि हम अपनी घरेलू वॉशिंग मशीन में देखें तो मिनिमम लोड 5 kg का होता है, मैक्सिमम 16-17 किलोग्राम से ज्यादा बड़ी मशीनें नहीं आती। फिर हम आते हैं ड्राई क्लीनिंग पे। ड्राई क्लीनर्स आपको सबको मालूम है। ड्राई क्लीनर्स जो है बदलते समय के साथ जो है धोबी की मान्यता कम होती जा रही है और ड्राई क्लीनर्स को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। ये जो दुकानें हैं इसमें ग्राहक अधिकतर अपनी महंगे विशेष प्रकार की धुलाई की आवश्यकता वाले ऐसे वस्त्रों की धुलाई और ड्राई क्लीनिंग के लिए छोड़ या ले जाते हैं जिन्हें घर पर धोना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आजकल तो ड्राई क्लीनर्स जो हैं कपड़ों को फ्री पिकअप और डिलीवरी जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। घर बैठे फोन करा, ड्राई क्लीनर आपके कपड़ों को ले जाता है, कर्टन्स को ले जाता है और डिलीवरी दे जाता है। हॉस्टल्स के बच्चे, रेस्टोरेंट्स में कपड़े, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स इत्यादि, ये लोग ड्राई क्लीनर्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये कमर्शियल लॉन्ड्री जैसे बड़े विभागों में अपने वस्त्रों को नहीं भेजते। तो अब हमने पढ़ा ये सभी छोटे और बड़ी धुलाई घर या लॉन्ड्रीज में इन सब में रिकॉर्ड रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कहाँ से कपड़े आ रहे हैं, किसको देना है, किस टाइम पर डिलीवरी होनी है, वो सारी पद्धति रिकॉर्डिंग में होती है। तो यहाँ हमने पढ़ा ये सारी वस्त्रों की देखरेख के बारे में हमने पढ़ा और वस्त्रों की देखरेख के विभिन्न स्तरों को भी हमने पढ़ा। तो इस पाठ के जो अगले वीडियो में हम ऐसे कई बड़े संस्थान जैसे कि हॉस्पिटल के ग्रुप्स हैं, जेल्स हैं, होटल समूह हैं, इन सब की लॉन्ड्री व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के अगले वीडियो को भी आप जरूर फॉलो करें। थैंक यू।